हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एचआर सर इंग्लिश क्लासेस। आज मैं आप लोगों को बेसिक इंग्लिश ग्रामर के बारे में बताने जा रहा हूं और इससे पहले मैं बेसिक इंग्लिश ग्रामर का एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं जो कि जीरो लेवल से है और उसी वीडियो का हमारा ये नेक्स्ट वीडियो होगा। इस वीडियो को भी आप देखेंगे। इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को आप देखेंगे ताकि इस वीडियो को आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और मैं दूसरी बात आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें। और जहाँ पर आपको समझ में नहीं आए आप उस जगह कमेंट करके मुझे बताएं कि सर मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम है, यहाँ पर दिक्कत है। तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए शुरू करता हूँ। लेकिन मैं पिछले वीडियो में मैं कम्प्लीमेंट तक मैं बता चुका हूँ आप लोगों को और यहाँ तक बताया हूँ, इसलिए मैं फिर इस जगह पर आपको ये दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि सर कहाँ तक पढ़ाए थे और कहाँ से फिर अभी पढ़ा रहे। तो मैं आप लोगों को यहाँ तक पढ़ा चुका हूँ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। तो पिछले क्लास में आप लोग कम्प्लीमेंट पढ़ाया था और फिर मैं वर्ब के बारे में भी डिस्कस किया था कि वर्ब कितने प्रकार के हैं। तो वर्ब दो प्रकार के होते हैं, एक होता है क्या फुल वर्ब और दूसरा होता है क्या हमारा हेल्पिंग वर्ब। तो फुल वर्ब के बारे में यानी मेन वर्ब के बारे में बता चुका हूँ आप लोगों को। या अब हम बात करेंगे किसके बारे में, हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात करेंगे, एक्सिलरी वर्ब के बारे में बात करेंगे यानी हेल्पिंग वर्ब और एक्सिलरी वर्ब और सपोर्टिंग वर्ब तीनों एक ही है, यानी नाम अलग अलग है। तो हम आज हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे। तो हाउ मेनी काइंड्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब? देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब। एक होता है आपका प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब यानी प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। और प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब में क्या क्या आता है? प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब में इज, एम, आर, वॉज, या वेयर आता है और डू, डज, डिड और हे, हैज और हैड, हैज, हैव, हैड, ये आपका क्या है? प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब है। बात को समझिए। लेकिन मैं फिर यहाँ दिया सिर्फ बी, आप क्यों दिए? क्योंकि बी हेल्पिंग वर्ब, आपको कोई पूछे बी हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या आता है तो बी हेल्पिंग वर्ब में इज, एम, आर, वाज या वर का प्रयोग किया जाता है। और डू में क्या क्या आता है? डू, डज, डिड। और हैव में क्या आता है? हैज, हैव, हैड। ये आपका प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है। अब मॉडल एक्सिलरी वर्ब की बात करेंगे हम लोग। तो मॉडल एक्चुअली वर्ब में क्या क्या आता है? कैन, कुड। कैन का पास्ट क्या होता है? कुड। मे का पास्ट होता है माइट और सेल का पास्ट होता है शुड। उसी तरह विल का पास्ट होता है वुड। और मस्ट क्या होता है? मस्ट का कोई पास्ट नहीं होता है, ये प्रेजेंट ही होता है। उसको टेंस के आधार पर उसको यूज किया जाता है। और टू का भी कोई पास्ट नहीं होता है, ये प्रेजेंट होता है। अब यहाँ देखिए सब के साथ क्या होगा? वर्ब वन होगा। आप बोलेंगे सर ये तो आप इस नॉर्मली ऐसे बता दिए, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं सब का यूज होगा। ये प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब का भी यूज होगा, मॉडल एक्सिलरी वर्ब का भी यूज होगा और मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब का भी यूज होगा। तो मैं आपको एक एक वर्ड का यूज बताऊंगा कि यूज ऑफ इज, एम, आर का क्या है, यूज ऑफ वाज वेयर क्या है, डू डज यूज कहाँ होगा, हैज, हैव, हैड कहाँ यूज होगा, सब के बारे में बताऊंगा। मॉडल वर्ब का एक चैप्टर है उसके बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कैन, कुड, मे, माइट, सेल, शुड, विल, वुड, मस्ट, हाउ टू, ये आपका क्या मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। और मॉडल हेल्पिंग वर्ब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के लिए हो, चाहे आपका 11-12 के लिए हो। 11-12 में तो 3 मार्क्स पूछा जाता है मॉडल वर्ब से ही, इसीलिए आप इनके बारे में जान जाइए। और मैं इन चैप्टर को जब पढ़ाऊंगा तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगा। फिर आप सवाल नहीं करेंगे सर ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब कौन सा है और मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब कौन सा है। फिर इस जगह आप सवाल नहीं करेंगे ताकि मुझे भी पढ़ाने में बहुत सुविधा होगा और आपको भी पढ़ने में भी समझ में आएगा, ताकि आप इस चीज़ों को बेसिक जान लीजिए। ये हम बेसिक बता रहे हैं और जब तक आप बेसिक को सही तरीके से नहीं जानेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स होगा। तो आपका मॉडल एक्सिलरी वर्ब में क्या क्या आता है? नीड आता है, डेयर आता है और यूज टू आता है। इन टोटल की संख्या कितना है? 24 है। इन सबको हम क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। हेल्पिंग वर्ब कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। एक होता है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, मॉडल हेल्पिंग वर्ब और एक होता है मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब। तो यानी ये आपका 3 है। तो आगे हम नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्ट के बारे में। मैंने आपको बताया था सेंटेंस में मुख्य रूप से 3 पार्ट होते हैं। मेनली क्या है? 3 पार्ट है। एक होता है क्या? सब्जेक्ट, एक होता है क्या? वर्ब और एक होता है ऑब्जेक्ट। मैं पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को सब्जेक्ट के बारे में बताया था और वर्ब के बारे में भी बताया था और ऑब्जेक्ट के बारे में आज बता रहा हूँ। तो ऑब्जेक्ट किससे कहते हैं? ऑब्जेक्ट इज अ पर्सन वर्थिंग थ्रू विच एन एक्टिविटी पासिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। बात को समझिएगा। ऑब्जेक्ट क्या होता है? पर्सन भी होता है, वस्तु भी होता है, यानी व्यक्ति या वस्तु दोनों हो सकता है। और वो
किसके द्वारा, यानी सेंटेंस में जो काम होगा वो ऑब्जेक्ट के थ्रू पास होगा। किसके थ्रू पास होगा, जितना भी गतिविधि होगा काम का वो किसके थ्रू पास होगा, ऑब्जेक्ट के थ्रू पास होगा। आप लोग बोलते हैं ना कि जैसा करोगे वैसा मिलेगा, यानी जैसी करनी है वैसी भरनी, यानी जो जैसा मिले, जैसा काम करोगे वैसा कर्म होगा आपका। तो इसी प्रकार से जब कभी भी सेंटेंस में, यानी सेंटेंस में काम के प्रभाव जिस शब्द पर पड़े उस शब्द को हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट बोलेंगे। काम जैसे या आपका रीड का मतलब क्या होता है, पढ़ना। पढ़ने का मतलब क्या होता है, जैसे आप यूज करते हैं क्या पढ़ते हो, यानी क्या पढ़ती है। जैसे ब्यूटी इज रीडिंग ए न्यूज़पेपर, तो यहाँ पर समझना पड़ेगा कौन पढ़ रही है, तो ब्यूटी पढ़ रही है। तो ब्यूटी क्या हो गया, सब्जेक्ट। सवाल करना पड़ेगा हु से, तो हु से सवाल करने पर जो उत्तर मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट समझ में आ जाएगा। उसी प्रकार से क्रिया का मतलब होता है काम, यानी वर्ब का मतलब काम। जैसे रीड का मतलब पढ़ना, और शब्द के अंत में क्या आ गया, ना, तो समझ में आ गया ये क्या हो गया, मेन वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब को सहायता करता है। ठीक है, इसी प्रकार से हेल्पिंग वर्ब की संख्या तो आपको बता चुका हूँ कि हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या, तो ये आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन आपको ये भी मैं बताऊंगा आपको बाद में कि हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के रूप में काम करता है और हेल्पिंग के रूप में भी काम करता है, दोनों के रूप में काम करता है, लेकिन मेन वर्ब हमेशा मेन के रूप में ही काम करता है। तो ये आप क्या कर रहा है, जैसे ब्यूटी इज रीडिंग ए न्यूज़पेपर, क्या पढ़ रही है, ये न्यूज़पेपर। तो ये क्या से सवाल, जैसे सवाल क्या आ रहा है, क्या से, और सवाल क्या, इससे हु से सब्जेक्ट को पकड़ने के लिए हु से सवाल करेंगे, और ऑब्जेक्ट को पकड़ने के लिए किससे सवाल करेंगे, व्हाट से सवाल करेंगे। इस बात को आप जानेंगे। तो क्या पढ़ रही है, ये न्यूज़पेपर, तो ये आपका न्यूज़पेपर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पर और एक एग्जांपल लेते हैं, हारून राइट्स ए लेटर। बात को समझिएगा, ए लेटर क्या लिखता है, ए लेटर यानी एक पत्र लिखता है, तो ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। यह आपका क्या, काम हो गया, यानी सेंटेंस में काम का जिस शब्द पर प्रभाव पड़े उससे हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो यानी राइट का मतलब क्या होता है, लिखना, तो इसका प्रभाव किस पर पड़ा, ये लेटर पर। रीड का मतलब पढ़ना होता है, पढ़ने का किस पर क्या हो गया, ये न्यूज़पेपर पर पड़ा। तो यानी जिस काम का, ये आपका काम है, इस काम का प्रभाव जिस शब्द पर पड़े उस शब्द को हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। इन बातों को आप माइंड में रखेंगे। आगे हम चलते हैं क्या, ये ऑब्जेक्ट को पकड़ेंगे कैसे, बात को समझना है। तो उसको जानने से पहले, काम यानी क्रिया का प्रभाव सेंटेंस में जिस शब्द पर पड़े वैसे शब्द को ऑब्जेक्ट बोला जाता है। अब हम चलेंगे क्या कि ऑब्जेक्ट को पहचाने कैसे, ऑब्जेक्ट को पकड़ेंगे कैसे, ऑब्जेक्ट को जानेंगे कैसे। तो आप सेंटेंस में सवाल करके देखना, व्हाट से और होम से। होम और व्हाट का उत्तर सवाल करने पर अगर उसका उत्तर मिल जाता है तो वो शब्द क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। जैसे आप यूज कर सकते हैं क्या, मैं उसे पढ़ाता हूँ, किससे पढ़ाता हूँ, उससे पढ़ाता हूँ, किसको पढ़ाता हूँ, उसको पढ़ाता हूँ। इस प्रकार से आपको उत्तर मिल जाएगा, वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। मैं खाता हूँ, आप सवाल करेंगे क्या खाते हो, फूड खाता हूँ, भोजन खाता हूँ, आम खाता हूँ। इस प्रकार से जब कभी आप सवाल करोगे उसका उत्तर मिल जाएगा, वर्ड से मिल जाएगा। जैसे मैं उसे पढ़ा रहा हूँ, किससे पढ़ा रहा हूँ, तुम खा रहे हो, क्या खा रहे हो। तो इस प्रकार से आपको वर्ड से सवाल करके देखो, क्या तो भोजन, क्या तो आम। इस प्रकार से आपको उत्तर मिल जाएगा। अब बात आ गई कि ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के हैं। आपको सवाल कर दे कोई, इफ एनीवन विल आस्क यू हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट, देन यू हैव टू गिव द आंसर देयर आर 2 काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट एंड दैट इज वन direct object and that is one indirect object. And what is direct object and what is indirect object, and we have to know about direct object and indirect object. In you have to say that direct object in non-living thing is called direct object and living thing is called indirect object. आप कह सकते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको बोला जाता है, यानी निर्जीव वस्तुओं को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है, और सजीव वस्तुओं को क्या बोला जाता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोला जाता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, ही टीचेस मी इंग्लिश। बात को समझिएगा, इस सेंटेंस में क्या है, 2 ऑब्जेक्ट है, आपका मी एक ऑब्जेक्ट है और इंग्लिश एक क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। तो बात को यहाँ पर देखना पड़ेगा, इंग्लिश क्या है, सजीव है कि निर्जीव है, आपका निर्जीव है, इसीलिए हम इंग्लिश को क्या बोलेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे, और ये आपका मी को क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। अब हम चलते हैं क्या, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वस्तुओं को, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सजीव वस्तुओं को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर एक एग्जांपल लिया, आई टोल्ड यू ए स्टोरी, मैंने आपको एक कहानी कहा। तो यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट है, एक यू भी एक क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है, और ये आपका ये स्टोरी भी क्या है, आपका एक ऑब्जेक्ट है। बात को समझना, ये आपका क्या सजीव है कि निजीव है, निजीव है, तो ये आपका क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और ये आपका यू क्या है, सजीव है, तो ये आपका क्या, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन आप सवाल कीजिए कि सर क्या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले ले सकते हैं, तो हाँ ले सकते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले ले सकते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में ले सकते हैं। तो लेकिन अंतर क्या हो जाएगा, जब आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लेंगे तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले
फोर या तो टू का प्रयोग होगा, फोर या तो टू का प्रयोग होगा। जैसे और एक एग्जांपल लेते हैं, टू कैसे होगा मैं आपको यहाँ बताइए। ही गेव मी ए पेन, उसने मुझे एक कलम दिया। तो यहाँ पर मी भी क्या है आपका एक ऑब्जेक्ट है और ए पेन भी आपका क्या है एक ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा दो ऑब्जेक्ट है। तो ये आपका क्या है, मी आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये आपका ए पेन क्या है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि आपका मी क्या है सजीव है और ए पेन क्या निर्जीव है। तो ये आपका मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन फिर आप सवाल करेंगे सर क्या मी को बाद में ले सकते हैं, तो मी को यस बाद में आप ले सकते हैं, बाद में बैठा सकते हैं। और ए पेन को हम क्या कर सकते हैं पहले बैठा सकते हैं। तो यानी ये आपका वही आपका इनडायरेक्ट ही ऑब्जेक्ट है और मी आपका मी आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये पेन आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। लेकिन आपको समझ में आया कि सर यहाँ टू क्यों आया, तो इसका ग्रामर का नियम है क्या, आप अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिखते हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले टू या फोर का प्रयोग किया जाता है, ये ग्रामर का नियम है। तो आगे चलते हैं हम लोग। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस। आप सेंटेंस के बाद मैंने बात किया था कि सेंटेंस में कितने चीज होते हैं मेनली रूप से, तो तीन चीज होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं और वर्ब के बारे में बात कर चुके हैं और ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर चुके हैं। तो अब सेंटेंस कितने प्रकार के हों सेंटेंस के बारे में जानना है। देयर हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। लेकिन कभी कभी क्या होता है 4 भी होता है, लेकिन 4 कब होता है वो भी मैं बताऊंगा और 5 कब होता है वो भी मैं बताऊंगा। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि 5 जो होता है 5 में से जो आपका ये एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस है और ऑप्टेटिव सेंटेंस को एक ही माना जाता है ग्रामर में। इसीलिए हम क्या बोलते हैं देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो आपको जानना पड़ेगा मेनली रूप से और 5 ही याद रखें ताकि आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो एक होता है पहला क्या एसेटिव सेंटेंस और इसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इसका हिंदी क्या होता है कथात्मक वाक्य। और हम इस दूसरा क्या है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसका हिंदी होता है प्रश्नवाचक वाक्य। और तीसरा क्या होता है इंपेरेटिव सेंटेंस यानी आज्ञा सूचक वाक्य। चौथा क्या होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विस्मय द्विबोधक यहाँ क्या होगा विस्मय द्विबोधक वाक्य। यानी इस प्रकार से हम बात करेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी इच्छा सूचक वाक्य। यानी ये आपका क्या 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं 5 प्रकार के। अब हमारा एक एक करके हम डिस्कस करेंगे इस सेंटेंसेस के बारे में। तो अब चलते हैं कि एसेटिव सेंटेंस के बारे में यानी डिक्लेरेटिव सेंटेंस के बारे में। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या है यानी एसेटिव सेंटेंस क्या है, बात को समझना है। यह इट इज एन स्टेटमेंट यानी यह है क्या कथन है। सीधी सी बात, कथन को हम दो तरीकों से बोल सकते हैं, ये पॉजिटिव वे में एक अफर्मेटिव वे में। मैं यह कहने का तात्पर्य यह है कि हम सकारात्मक और नकारात्मक सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं एसेटिव सेंटेंस बोलते हैं। यानी कोई भी जैसे आपका स्टेटमेंट है यानी कथन हो, उस कथन को हम दो तरीके से बोल सकते हैं। एक क्या बोल सकते हैं पॉजिटिव वे में और एक नेगेटिव वे में। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव को हम क्या बोलते हैं एसेटिव सेंटेंस बोलते हैं। या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। यानी ये स्टेटमेंट क्या हो सकता है यानी ये एसेटिव सेंटेंस क्या हो सकता है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या हो सकता है पॉजिटिव या तो नेगेटिव हो सकता है। और इस पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस को ही हम क्या बोलते हैं एसेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे एग्जांपल देखना है फिर एसेटिव देयर आर 2 काइंड्स ऑफ एसेटिव सेंटेंस। एसेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के हैं 2 प्रकार के। क्या क्या, एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस और एक होता है क्या आपका नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य और नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। अब ये सकारात्मक क्या होता है और ये नकारात्मक क्या होता है, यानी जिस सेंटेंस से हाँ का बोध हो उसे हम क्या बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं और जिस सेंटेंस से ना का बोध हो उसे हम क्या बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। यानी हम कह सकते हैं अपनी लैंग्वेज में जिस वाक्य से स्वीकृति का बोध हो उसे हम क्या बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं और जिस वाक्य से अस्वीकृति का बोध हो उसे हम क्या बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। यानी आप इस बात को समझ लीजिए, जैसे मैं पढ़ रहा हूं तो ये क्या सकारात्मक है और मैं नहीं पढ़ रहा हूं तो ये क्या आपका नकारात्मक है। तो इसके बारे में डेफिनेशन आप लिख लेंगे। एन अफर्मेटिव सेंटेंस स्टेटमेंट विदाउट नेगेशन। यानी हम कह सकते हैं कि जिस वाक्य से स्वीकृति का बोध हो उसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहा जाता है। क्या बोला जाता है उसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहा जाता है। या तो जिस वाक्य से
हाँ का बोध हो उसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहा जाता है। इस प्रकार से सेंटेंस को बोल सकते हैं। अब हाँ का मतलब ये है कि उसमें कोई ना शब्द आएगा ही नहीं, नेगेटिव वर्ड आएगा नहीं, यानी ये पॉजिटिव वर्ड आएगा। जैसे आप यूज करते हैं कि मैं खेल रहा हूँ, क्या इसमें ना है? कहीं नहीं है। तो आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ, ये क्या स्वीकृति दे रहा है। फिर उसी तरह तुम खा रहे हो, यू आर ईटिंग, तुम खा रहे हो, ये भी क्या आपका पॉजिटिव है, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस। यानी जिस वाक्य से हाँ का बोध हो उसे हम क्या बोलते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस है, उसमें नेगेटिव वर्ड नहीं होगा। अब नेगेटिव की बात करेंगे कि नेगेटिव सेंटेंस ये स्टेटमेंट विथ नेगेशन, यानी किसके साथ होगा? नेगेशन के साथ होगा। हम कह सकते हैं कि वाक्य से अस्वीकृति का बोध हो उसे नेगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। यानी जिससे हम, यानी ये भी कह सकते हैं जिस वाक्य से ना का बोध हो उसे हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। नेगेटिव सेंटेंस कहा जाता है उस सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड आएगा। नेगेटिव वर्ड क्या है? जैसे आपका नॉट है, मैं खेल नहीं रहा हूं, तो क्या हो गया इसका? आई एम नॉट प्लेइंग। तो इस प्रकार से ये नेगेटिव वर्ड आएगा। क्या आएगा? नेगेटिव वर्ड आएगा। जब कभी भी आप नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, नॉट आएगा, नो आएगा या तो नेवर आएगा, तो नेगेटिव वर्ड जब भी आ जाए उसे हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इस बात को समझिए। लेकिन और भी एक बात समझ लीजिए कि नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या होता है? नॉट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? नॉट का प्रयोग किया जाता है। यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है नेगेटिव सेंटेंस में। अब हेल्पिंग वर्ब कितना है आपको पता है? मैं आपको बताया हूँ 24 हेल्पिंग वर्ब है। उस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है नेगेटिव सेंटेंस में। फिर मैं आपको जब टेंस पढ़ाऊंगा तो नेगेटिव, इंट्रोगेटिव क्या है सबके बारे में बताऊंगा। लेकिन अब थोड़ा थोड़ा करके जान लीजिए, इसके बारे में जानकारी कर लीजिए। बेसिक इंग्लिश बहुत ही जरूरी है। तो अब हम लोग चलेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चन। जब कभी भी आप जान लीजिए कि इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन। अब क्वेश्चन का हिंदी क्या होता है? प्रश्न। तो प्रश्न, किसी से भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं तो उस प्रश्न को पूछा जाए, यानी सीधी सी बात कर सकते हैं। ए सेंटेंस दैट आस्क्स ए क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यानी ए क्वेश्चन इज आस्क्ड, यानी क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी जिस वाक्य से प्रश्न पूछा जाए उस वाक्य को हम क्या बोलते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, यानी कहा जाता है। अब ये प्रश्न पूछने का भी तरीका होता है क्या? एक आपको पूछा, 3 तरीके, यानी आप कह सकते हैं कि प्रश्न पूछते हैं कितने तरीके से? 3 तरीके से पूछा जाता है। एक होता है क्या? क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसको हम यस नो में जवाब दे सकते हैं, और जिसका एक क्वेश्चन होगा क्या? जिसका यस नो में हम जवाब नहीं दे सकते हैं। और तीसरा क्या हो जाएगा कि हम यस नो में भी नहीं दे सकते, जिसके बारे में हम जानकारी ले सकते हैं, जिनके बारे में जानकारी हो। लेकिन पहले हम 1 बाय 1 करके जान लेते हैं कि क्वेश्चन क्या होता है, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप ये जान लीजिए, जिस वाक्य से प्रश्न पूछा जाए, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ठीक। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस शुरू होता है, जैसे कभी आप यूज करते हैं क्या? इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैपिटल लेटर से शुरू होता है, एंड्स विथ क्वेश्चन मार्क। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में हमेशा क्या होता है? क्वेश्चन मार्क होता है। क्या होता है? क्वेश्चन मार्क। इस बात को भी आप जान लीजिए। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन दिया, डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो? तो ये क्या आपका एक क्वेश्चन है, तो उसका उत्तर देते हैं क्या? यस। फिर उसी प्रकार से आप क्या यूज करते हैं? इज ही योर ब्रदर, क्या हुआ तुम्हारा भाई है? तो ये भी क्या आपका क्वेश्चन है, तो ये आप बोलते हैं क्या? नो। इस प्रकार से आप जवाब देते हैं। तो सीधी सी बात समझ लीजिए, जब कभी भी आप इंट्रोगेटिव की बात पूछे तो आप डेफिनेशन मत बोलना, आप सीधी सी बात बोलना। जिस वाक्य से प्रश्न पूछा जाए उस वाक्य को हम क्या बोलते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। लेकिन आपको कोई पूछे कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो आपको बोलना है देयर आर 3 काइंड्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एक होता है क्या? आपका एस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और हमारा दूसरा होता है क्या? WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और हमारा तीसरा होता है क्या? क्वेश्चन टैग। यानी आपको कोई पूछे, इफ एनीवन विल आस्क यू हाउ मेनी काइंड्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, देन देयर आर 3 काइंड्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वन इज एस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और दूसरा क्या है? WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी हम WH क्वेश्चन वर्ड से भी शुरू करते हैं, और ये हमारा क्या है? क्वेश्चन टैग है। तो मैं इसमें आप लोगों को क्या बताऊंगा? WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस और एस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताऊंगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन टैग टेंस पढ़ने के बाद ही आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन टैग का एक चैप्टर होगा, उस क्वेश्चन टैग के बारे में आप लोग जानेंगे। तो सबसे पहली बात 1 बाय 1 हम क्या पढ़ेंगे? एस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं? एस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, द क्वेश्चन दैट कैन बी आंसर्ड इन यस या नो, यानी हम ये कह सकते हैं जिस प्रश्न का उत्तर यस नो में
दिया जाए उसे हम यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। यानी जिस प्रश्न का उत्तर हम यस नो में जवाब दे सकते हैं उस प्रश्नों को हम क्या बोलेंगे, यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलेंगे, यानी उसको यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। जैसे आप यूज कर सकते हैं क्या, क्या आप मेरे लिए इंतजार करते हो, तो आपको मैंने सवाल किया कि क्या आप मेरे लिए इंतजार कर सकते हो, तो आप या तो इसका उत्तर दे सकते हैं हाँ में या तो नो में। तो आप कह सकते हैं डू यू वेट फॉर मी, तो आप क्या बोल सकते हैं यस या तो नो, यानी दो उत्तर। आज इसके आगे आपको बोलना ही नहीं है। यानी यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, यस नो इंटरोगेटिव क्वेश्चन का उत्तर सिर्फ आप क्या करेंगे, यस या नो में ही देंगे। तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे, यस नो इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। लेकिन एक चीज और भी जान लीजिए कि यस नो इंटरोगेटिव सेंटेंस शुरू किससे होता है। यस नो इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो हमेशा सब्जेक्ट के पहले होता है। किसके पहले होता है, सब्जेक्ट के पहले। यानी सेंटेंस में सब्जेक्ट के पहले रखा जाता है। किसके पहले रखा जाता है, सब्जेक्ट के पहले। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया क्या कि यहाँ आपका क्या है, यू है, और यू से पहले क्या है, यहाँ डू है, तो डू आपका क्या हेल्पिंग वर्ब है। तो इंट्रोगेटिव, यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब किसके पहले होगा, सब्जेक्ट के पहले होगा। मैं आपको और भी बताऊंगा डिटेल से, लेकिन आप इनके बारे में बेसिक इंग्लिश ग्रामर को जान लीजिए, क्योंकि आपको बेसिक इंग्लिश ग्रामर जानना बहुत ही जरूरी है। आप अगर नहीं जानेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगा कि सर एस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, हेल्पिंग वर्ब कहाँ रखें, ये आपको फिर बाद में प्रॉब्लम्स होगा। इसलिए आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो, इसलिए मैं आपको इतना डिटेल से बता रहा हूँ बेसिक से। फिर हम चलते हैं डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं, द क्वेश्चन दैट कैन नॉट बी आंसर्ड इन यस नो, यानी जिस प्रश्न का उत्तर यस नो में ना दिया जा सके उसे हम डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है, अगर कोई आपको सवाल पूछे और उसका जवाब हमें यस नो में नहीं दे सकते हैं, वैसे सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे एग्जांपल लिख लीजिए, जैसे मैंने आपको यहाँ दिया व्हाट डू यू रीड, ये आपका क्या, व्हाट डू यू रीड, तुम क्या पढ़ते हो। तो क्या यस या नो में जवाब दे सकते, नहीं दे सकते। तो इसका उत्तर देना पड़ेगा आई रीड ए बुक, आई रीड ए बुक, मैं एक किताब पढ़ता हूँ। तो ये इसका फुल उत्तर देना पड़ेगा, यस नो में उत्तर नहीं दे सकते। तो यानी ये समझ में आ गया कि जिस प्रश्न का उत्तर हम यस या नो में नहीं दे सकते हैं वैसे सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन वर्ड है, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, हु, व्हिच, व्हिच, हाउ मच, हाउ मैनी, ये आपका क्या क्वेश्चन वर्ड है। इट स्टार्ट्स विथ क्वेश्चन वर्ड। लेकिन आप ये भी जान लीजिए कि क्वेश्चन डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, यानी ये हमेशा याद रखिएगा। यानी डब्ल्यू एच क्वेश्चन में सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के पहले क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड आएगा। ये आप डब्ल्यू एच क्वेश्चन हो गया। तो हम किसके बारे में, व्हाट इज योर नेम, तो क्या यस नो में जवाब दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। तो आप फुल नेम बोलते हैं क्या, माय नेम इज राजेश, माय नेम इज हारून, माय नेम इज ब्यूटी। इस प्रकार से आप उसका उत्तर दे सकते हैं। यानी आप डब्ल्यू एच क्वेश्चन शुरू से जब भी होगा वो उसका उत्तर फुल देना पड़ेगा, और ये आपका क्वेश्चन वर्ड है। ये डब्ल्यू एच टर्म भी इसको बोला जाता है। चलिए हम आगे चलते हैं। अब चलेंगे हम किसमें, इंपेरेटिव सेंटेंस में। अभी इंपेरेटिव सेंटेंस होता क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में आपको जानना बहुत ही जरूरी है। सीधी सी बात, आप इंपेरेटिव सेंटेंस का मैं आपको यहाँ पर डिफिनेशन दिया हूँ, लेकिन आप डिफिनेशन याद नहीं करेंगे, आप सीधी सी बात जानेंगे कंसेप्ट में। तो फिर भी मैं बता दूं, एन इंपेरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेस ऑर्डर, रिक्वेस्ट एंड एडवाइस, यानी जिस सेंटेंस से आज्ञा, अनुरोध, हम जिसकी बात कर रहे हैं, आज्ञा, अनुरोध या सलाह का बोध, उस सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे आप कह सकते हैं उठ जाओ, बैठ जाओ, यहाँ आओ, वहाँ आओ, तो ये क्या है, ऑर्डर हो गया। फिर कहते हैं प्लीज गिव मी योर पेन, मुझे आपका कलम दे दीजिए, तो आपने क्या किया, रिक्वेस्ट किया, तो ये क्या आपका इंपेरेटिव सेंटेंस है। फिर आप कहते हैं क्या आप समय पर दवा ले लीजिए, तो ये आपको क्या किया, सलाह दिया, तो यानी एडवाइस। यानी जिस वाक्य से क्या हो, ऑर्डर का बोध हो, जिस वाक्य से क्या हो, रिक्वेस्ट का बोध हो, जिस वाक्य से एडवाइस का बोध हो, वैसे सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दिया, लेकिन और भी एक बात आपको बता दूं कि हमेशा इंपेरेटिव सेंटेंस वर्ब वन से शुरू होता है। किससे शुरू होता है, वर्ब वन से शुरू होता है, और उसके बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है।
क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। और इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं होता, क्या होता है, कंप्लीमेंट होता है। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर वर्क हार्ड, कड़ी मेहनत करो, तो मैंने आपको क्या दिया, एडवाइस दिया। फिर कहते हैं डू हार्ड वर्क, यानी कड़ी मेहनत करो, तो यानी ये आपका क्या हो गया, एम्पैटिक सेंटेंस हो गया। एम्पैटिक सेंटेंस किसको बोलते हैं, जोरदार वाक्य हो गया, यानी जिसमें हम दबाव डालकर या फोर्स डालकर बोलते हैं, उस सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, एम्पैटिक सेंटेंस बोलते हैं। आगे बात करते हैं। सॉरी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई होगा एम्पैटिक में, यहाँ पर आई हो गया। अब इस प्रकार से पिल द पोटैटो, यानी आलू छिलो, ये हम क्या कर रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं। फिर आप क्या कहते हैं, ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, ये भी क्या आपका वर्ड है। इसी प्रकार से हेल्प द पुअर, गरीबों को मदद करो, यानी ये क्या दिया रहा हूँ आपको, क्या दे रहा हूँ, एडवाइस दे रहा हूँ। तो एडवाइस वाले सेंटेंस ये आपका। फिर आगे बढ़ते हैं क्या, कि प्लीज गिव मी योर पेन, कृपया आपका कलम दे दीजिए, यानी आप क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो यानी जिससे एडवाइस का बोध हो, जिससे ऑर्डर का बोध हो, जिससे रिक्वेस्ट का बोध हो, उस सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। चलिए हम आगे और भी एग्जांपल लेते हैं। जैसे लेट मी स्लीप, यानी मुझे सोने दो, ये भी क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। लेट हिम कम, उसे आने दो, ये भी क्या आपका इंपेरेटिव सेंटेंस है। फेच वाटर, जाकर पानी लाओ, ये भी क्या कर रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं, ये भी आपका इंपेरेटिव सेंटेंस है। और बात ये समझ लीजिए, यहाँ सब क्या किससे शुरू हो रहा है, वर्ब वन से शुरू हो रहा है। बी पोलाइट, नम्रता बनो, ठीक है, आप क्या बोलते हैं, ये बी पोलाइट, नम्रता बनो, नम्रता मत बनो। नेगेटिव बनाना है तो फिर क्या कर देंगे, डोंट बी पोलाइट, यानी इस प्रकार से डोंट लगा देंगे। फिर डोंट एस्केप, हंसी मत उड़ाओ, इस प्रकार से अब जब सेंटेंस को डोंट एस्केप, हंसी मत उड़ाओ, ये आपका हंसी मत उड़ाओ हो जाएगा। इस प्रकार से आप सेंटेंस को बनाते हैं, डोंट का नेगेटिव सेंटेंस। जैसे क्वेंच योर थर्स्ट विथ वाटर, पानी से अपनी प्यास बुझाओ, ये आपका क्या है, आपका इंपेरेटिव सेंटेंस है। सेटिस्फाई योर हंगर विथ फूड, भोजन से अपनी भूख मिटाओ, ये भी आपका क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। यानी ये बात समझ में आ रहा कि जिस भी वाक्य से क्या होगा, जिस भी वाक्य से क्या होगा, जिस भी वाक्य से ऑर्डर का बोध होगा, जिस भी वाक्य से रिक्वेस्ट का बोध होगा, जिस भी वाक्य से एडवाइस का बोध होगा, उस वाक्य को हम क्या बोलते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। फिर आगे हम चलते हैं क्या, वहां जाओ, ये आप खुद बनाएंगे और कमेंट में बना कर देंगे। वहां जाओ, यहाँ बैठो, उसके पास बैठो, मेरे दिल में रहो, एक गिलास पानी लाओ, एक किताब पढ़ो, ठीक है, थोड़ी प्रतीक्षा करो। फिर आप कहते हैं एक गीत गाओ, तो बत्ती जरूर जलाओ। फिर आप कहते हैं फालतू मत बनो, काला कलम से लिखो, समय मत देखो, उसे मत बुलाओ, जूते पहन लो, वहां से मत आओ। ये सारा आपका क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। इन प्रकार के आपको क्या दिक्कत हुआ इसमें, नहीं। तो इंपेरेटिव सेंटेंस बहुत ही आसान है। जब कभी भी आप सेंटेंस को जानना, अगर इस तरह से नहीं जानेंगे तो आपको क्या होगा, प्रॉब्लम्स होगा। चलिए हम आगे चलते हैं, किसकी बात करते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की बात करते हैं। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब होता है विस्मय द्विबोधक। तो पहले हम इसको जान लेते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किसको बोला जाता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस expresses a sudden strong feeling or of joy, sorrow and wonder and contempt is called, क्या बोलते हैं हम इसको, एंगर। यानी जिस वाक्य से आश्चर्य का बोध हो, जिस वाक्य से खुशी का बोध हो, जिस वाक्य से दुख का बोध हो, जिस वाक्य से घृणा का बोध हो, जिस वाक्य से गुस्सा का बोध हो, उस वाक्य को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का पहचान क्या होता है, जैसे ऐसा है क्या, हुर्रा, ग्रेट, वाव, थैंक्स, आहा, ये आपका क्या है, खुशी को दर्शाता है। यानी खुशी व्यक्त करने के लिए ये हुर्रा, ग्रेट, वाव, थैंक्स, आहा का प्रयोग किया जाता है। ये आपका क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से वार्डर का, सोरो का, जॉय का, वंडर का, घृणा का बोध होता है। जैसे आप यूज करते हैं क्या, अलास, यानी दुख व्यक्त करने के लिए, ओह नो, ओह माय गॉड, सो सॉरी, हाउ सैड, यह आपका क्या है, दुख व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार से घृणा व्यक्त के लिए फाइव, ओह, उप्स, माय गॉड, etc, अपनी गलती व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। वेल डन, ब्रेवो, श्योर, यह आपका क्या, शाबाशी व्यक्त करने के लिए किया जाता है। फिर आपका प्रयोग किया जाता है व्हाट, क्या वो मर गया, तो वर्ड भी किसके लिए यूज किया था, सरप्राइज व्यक्त करने के लिए, आश्चर्य व्यक्त करने के लिए वर्ड का प्रयोग किया जाता है। तो इनका पहचान यही है कि ये आपका सबका क्या है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। भगवान, सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा, भगवान आप
आपको आशीर्वाद दे, यानी गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद दे, गॉड ब्लेस यू, भगवान का शुक्र है, थैंक गॉड। इस प्रकार से सेंटेंस को हम बनाते हैं। शाबाश, वेल डन, ये आपका क्या आइडिया है, व्हाट एन आइडिया। इस प्रकार से ये क्या आपका सारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। हुर्रे, मैंने परीक्षा पास कर लिया है। तो इस प्रकार से खुशी जाहिर करते हैं, हुर्रा, ये खुशी को व्यक्त करता है, हुर्रा आई हैव ऑन द मैच। ये इस प्रकार से सेंटेंस को बनाते हैं। उसी प्रकार से 5 यू आर ए चीटर, छी छी क्या हो, छी छी तुम, सॉरी यहाँ पर क्या होगा, तुम एक धोखेबाज हो। इस प्रकार से 5 यू आर ए चीटर, तुम एक धोखेबाज हो। ये आपका क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। हाउ सैड, क्या कर रहे हो, दुख प्रकट कर रहे हो, कितने दुख की बात है, हाउ सैड, कितने उदास। इस प्रकार से आप सेंटेंस को यूज करते हो। लेकिन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हाउ से भी शुरू होता है और व्हाट से भी शुरू होता है। किससे शुरू होता है, हाउ से भी शुरू होता है और व्हाट से भी शुरू होता है। और हाउ के बाद क्या आता है, एडजेक्टिव आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, नाउन नहीं आएगा, यहाँ पर प्रोनाउन होगा। इस बात को आप जान लीजिए, जब कभी भी हाउ आएगा, हाउ में एडजेक्टिव आएगा और हाउ के बाद प्रोनाउन आएगा, नाउन नहीं आएगा। नाउन आने पर क्या होगा, व्हाट होगा। मैं आपके आगे बताने जा रहा हूँ, पहले इसको जान लीजिए। हाउ ब्यूटीफुल सी इज, वह कितनी सुंदर है। तो ये सरप्राइज है आपका, ये सरप्राइज सेंटेंस है, यानी आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो ये आपको कोई पूछिए कौन सा सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी है या इम्परेटिव है या आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस है या इम्परेटिव सेंटेंस है या इम्परेटिव सेंटेंस है। तो आपको ये जानना पड़ेगा कि आपका हाउ ब्यूटीफुल सी इज, ये आश्चर्य व्यक्त कर रहा है, तो ये आपका क्या होगा, सरप्राइज होगा। तो ये आपका क्या हो गया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। हाउ टॉल यू आर, तुम कितना लंबा हो। अब एक चीज़ और भी जान लीजिए, इम्परेटिव एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद हमेशा वर्ब का प्रयोग किया जाता है, चाहे हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब। इस प्रकार को आपको जानना पड़ेगा। फिर मैंने आपको यहाँ यूज किया क्या, व्हाट एन, और उसके बाद फिर क्या, एडजेक्टिव, उसके बाद फिर क्या सब्जेक्टिव, यानी सब्जेक्ट, और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर नाउन होगा। यहाँ सब्जेक्ट में नाउन होगा, प्रोनाउन नहीं होगा। उसके बाद क्या होगा, वर्ब। और सेंटेंस के अंत में क्या होता है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है। इसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का पहचान बोलते हैं, यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंत में क्या होगा, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन होगा। तो यहाँ व्हाट ए ब्यूटीफुल पिक्चर इट इज, यानी यह कितनी सुंदर तस्वीर है। यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा व्हाट है, लेकिन ये तस्वीर आपका यानी पिक्चर क्या, नाउन है, इसीलिए व्हाट आया। अगर हम यहाँ क्या देते, हाउ देते, तो फिर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। हाउ आने पर नाउन नहीं आएगा और नाउन आने पर हाउ नहीं आएगा। यानी कहने का ये है, व्हाट के साथ नाउन नहीं आएगा और हाउ के साथ नाउन नहीं आएगा। सीधी सी बात, व्हाट के साथ नाउन आएगा और हाउ के साथ एडजेक्टिव आएगा। इस बात को जान लीजिए। और व्हाट भी जब भी होगा सेंटेंस में नाउन का प्रयोग नहीं होगा, हाउ का प्रयोग होगा। जैसे यह कितनी सुंदर तस्वीर है, तो यहाँ मैंने क्या किया, व्हाट ए ब्यूटीफुल पिक्चर इट इज। हमारा दूसरा एग्जांपल है क्या, व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल सी इज। ये आपका गर्ल क्या है, नाउन है, इसीलिए यहाँ पर व्हाट आया। अगर इस जगह आपको गर्ल हटा देना है तो फिर यहाँ व्हाट का प्रयोग नहीं होगा, हाउ का प्रयोग होगा। यानी व्हाट है तो नाउन है और व्हाट नहीं है तो नाउन नहीं होगा, फिर हाउ आएगा और हाउ के बाद एडजेक्टिव आएगा। और एडजेक्टिव किसको बोलते हैं, मैं आपको एडजेक्टिव चैप्टर में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। एडजेक्टिव का काम है नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताता है। उसका काम यह नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को, गुणों को बताता है। उसको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब सब्जेक्ट के बाद होगा, हमेशा याद रखिएगा। वह कितना पागल लड़का है, व्हाट ए मैड बॉय ही इज। ये आपका हो गया। अगर यहाँ पर नाउन बॉय नहीं रहता तो हाउ होता है। यहाँ पर वह कितना पागल है, हाउ मैड ही इज। तो इस प्रकार से यहाँ नाउन नहीं है, वह है, तो यहाँ पर क्या आ गया, हाउ आ गया। इस प्रकार से आपको जानना पड़ेगा। तुम कितना तेज हो, हाउ इंटेलिजेंट यू आर। वह कितनी मोटी है, हाउ फैट सी इज। इस प्रकार से आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को जान जाएंगे। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंत में हमेशा मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है। अब चलते हैं हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस में। ऑप्टेटिव सेंटेंस होता क्या है, एन ऑप्टेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस ए विश, प्रेयर और डिजायर एंड कर्ज भी होता है। यानी ये बात समझ में आ गया। एन ऑप्टेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिससे दुआ, बद्दुआ, आशीर्वाद यानी हम देते हैं, वैसे सेंटेंस को क्या बोलते हैं, हम ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ यूज किया, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको क्या दे, आशीर्वाद दे। भगवान आपको क्या दे, आशीर्वाद दे। तो यानी मैंने आपके लिए क्या किया,
आशीर्वाद मांगा किसी भगवान से या आशीर्वाद दिया, तो ये क्या हो गया, ब्लेसिंग हो गया। तो जिस वाक्य से ब्लेसिंग का बोध हो, जिस वाक्य से कर्ज का बोध हो, जिस वाक्य से विश का बोध हो, जिस वाक्य से डिजायर का बोध हो, वैसे वाक्यों को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं। मे यू डाई सून, मैंने आपको इस सेंटेंस में क्या किया, बद्दुआ दिया, यानी तुम जल्दी मर जाओ, यानी मैंने आपको बद दिया, यानी कर्ज दिया, अभिशाप दिया। तो अभिशाप सेंटेंस वाले को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं। लेकिन एक बात और भी जान लीजिए, मैंने यहाँ रेड करके रखा, क्योंकि ऑप्टेटिव सेंटेंस हमेशा मे से शुरू होता है और ऑप्टेटिव सेंटेंस के साथ हमेशा वर्ब वन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में मे के बाद हमेशा सब्जेक्ट होता है, ये इंट्रोगेटिव नहीं होता, ये आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। और ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंत में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग किया जाता है। फिर इसी तरह मैंने क्या, मे यू लिव लॉन्ग, मैंने आपके लिए क्या किया, दुआ किया, प्रार्थना किया। तो प्रार्थना वाले सेंटेंस को भी हम क्या बोलते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इसी प्रकार से हमारा मे ही पास द एग्जाम, वह एग्जाम पास कर जाए, यानी मैंने ये बताया, उसके लिए भी दुआ किया, प्रार्थना किया, प्रे किया, तो ये भी आपका क्या, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। मे हर सोल रेस्ट इन पीस, उसकी आत्मा को शांति दे, उसकी आत्मा को शांति मिले, इस प्रकार से ये भी क्या आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस है। मे ही बिकम ब्लाइंड, तो ये वह अंधा हो जाए, ये बद्दुआ की, ये भी क्या आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस है। मे यू बी सक्सेसफुल, आप सफल हो, यानी मैं आपके लिए क्या किया, दुआ किया, प्रार्थना किया। यानी ये बात समझ में आ गया, जिस वाक्य से दुआ या बद्दुआ या अभिशाप या कर्ज का बोध हो, वैसे सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ये हमारा बेसिक था दूसरा वीडियो। हम तीसरा वीडियो भी आप लोगों के लिए बेसिक लेके आएंगे। तो सबसे पहली बात मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी वीडियो ला सकूं, ताकि आप मुझे एक्साइटमेंट मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कमेंट एंड शेयर एंड लाइक।